में कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। चीन में तेजी से फैलती इस बीमारी से हिंदुस्तान भी अलर्ट पर। सभी एयरपोर्ट पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई। चीन से आने वाले हर शख्स की पूरी स्कैनिंग हो रही है। एयरपोर्ट पर ही जांच पड़ताल की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर सरकारें अलर्ट पर। यूपी की योगी सरकार ने लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज में 10 बेड के आइसोलेशन वार्ड बनाने, भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ लखनऊ वाराणसी के एयरपोर्ट पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। उधर उत्तराखंड प्रशासन भी कोरोना को लेकर सतर्क है। खासतौर पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है। लेकिन इतने अलर्ट और जांच पड़ताल के बाद भी बिहार के पटना में एक कोरोना वायरस का संदिग्ध मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में हैरान करने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भंडारा जिले से सामने आई हैं, जहां पर एक बाघ के दिखने से अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे बाघ खाली खेत में कोहराम मचा रहा है और सैकड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। बाघ सड़क के दोनों तरफ मौजूद खेतों में दौड़ लगा रहा है और दर्जनों लोगों की भीड़ शोर मचाकर बाघ को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया में वायरल दूसरी तस्वीर देखिए। बाघ ने बीच खेत में शख्स को दबोच लिया। खेत में शख्स पड़ा है और उसके ऊपर खूंखार बाघ बैठा है। लोग शोर मचाकर बाघ को भगाने की कोशिश में लगे हैं। लोग शोर मचाकर बाघ को डरा देते हैं। बाघ शख्स को छोड़कर दूसरी तरफ भागता है और शख्स फौरन उठकर अपनी जान बचा लेता है। तस्वीरें शनिवार 25 जनवरी की हैं। जानकारी के मुताबिक भंडारा जिले के घोड़ेखाली गांव में बाघ घुस आया था, जहां उसने 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल भी किया। वन विभाग की टीम कई दिनों से बाघ की तलाश में है, लेकिन बाघ अभी तक वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक तेंदुए की लाश मिलने से भी सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक तेंदुए की लाश तोडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के पास मिली है। वन विभाग की टीम तेंदुए की मौत की वजह तलाशने में लगी है। पानी में डूबे घर, पानी में डूबी सड़कें और कर्फ्यू जैसे हालात। बाढ़ की चपेट में आई ये तस्वीरें ब्राजील की हैं। ब्राजील के दक्षिण इलाके में भारी बारिश के कारण बाढ़ में 57 जानें चली गईं। यहां का सबसे अधिक प्रभावित इलाका मिनास गोराइस है, जहां सबसे अधिक 48 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील के 99 शहरों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 20,000 से अधिक लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 जनवरी को यहां 110 साल का रिकॉर्ड टूट गया और जमकर बारिश हुई। इस बारिश के कारण यहां भूस्खलन हुआ और कई मकान धराशायी हो गए। इस घटना में भी कई लोगों की जान चली गई। एक तरफ जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसे ढूंढने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं जेएनयू में शर्जील इमाम के समर्थन में तमाम मुस्लिम छात्रों ने एक मार्च निकाला। इस मार्च में आफरीन फातिमा भी मौजूद थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। मार्च के बाद तमाम छात्रों ने सर्जरी मांग के समर्थन में अपनी बातें कहीं। शर्जील इमाम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल अभी वो फरार है। जेएनयू में निकले इस मार्च में एनआरसी और सीए के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह अहमदाबाद में भी न्यूज नेशन की टीम को प्रदर्शन की कवरेज से रोका गया। अहमदाबाद के अजीतमल इलाके में पिछले 13 दिनों से चल रहे प्रदर्शन को कवर करने के लिए और वहां से लाइव कवरेज करने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची थी, लेकिन नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर बैठी भीड़ ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों से गुजारिश की गई कि वो अपनी बात मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने रखें, लेकिन बजाय अपनी बात रखने के वहां मौजूद लोग शोर मचाते रहे और गो बैक के नारे लगाते रहे। पिछले 1.5 महीने से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन जारी है। आम लोगों को हो रही परेशानी के बावजूद यहाँ के लोग रास्ता खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रदर्शन वाली जगह से कई बार विवादित बयान और भड़काऊ भाषण देने की बातें सामने आ चुकी हैं। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग अपने विरोध प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। ऐसे में इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विरोध प्रदर्शन के संबंध में बड़ा बयान दिया है। उनका आरोप है कि इस आंदोलन के पीछे देश विरोधी ताकतें खड़ी हैं। हालांकि कांग्रेस ने रविशंकर प्रसाद के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश की जनता अब जाग गई है और इसीलिए संविधान की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को पीएफआई के सक्रिय सहयोग और आर्थिक मदद दिए जाने का भी प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है। ऐसे में रविशंकर प्रसाद की बात सिरे से नकारी भी नहीं जा सकती और अब इस बात पर विचार करना भी जरूरी है कि इस विरोध प्रदर्शन का असली मकसद क्या है। ना
नागरिकता कानून को लेकर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ यूपी सरकार सख्त है। एक तरफ हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, जिसको लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार आयोग की चौखट तक पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों पर यूपी पुलिस के एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए। गृह मंत्री का दिल्ली के सीएम पर वार। शाहीन बाग शर्जील पर पूछा सवाल, क्या शर्जील इमाम के पक्ष में है केजरीवाल? ये बयान दिल्ली की चुनावी रैली में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। सोमवार को दिल्ली के रिठाला में अमित शाह विरोधियों पर बरसे, जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। पूछा कि अरविंद केजरीवाल बताएं वो शर्जील इमाम के विरोध में है या नहीं। गृह मंत्री के सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। पूछा कि गृह मंत्री शर्जील को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्या मजबूरी है आपकी, या अभी और गंदी राजनीति करनी है? शर्जील अहमद ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद शर्जील के खिलाफ देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि अब तक शर्जील अहमद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडो क्षेत्र के सभी अलगाववादी और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर तीसरा बोडो समझौता किया। इस समझौते में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी तीसरे पक्ष के रूप में शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ है जब समझौते की मेज पर बोडो क्षेत्र के सभी संगठनों ने एक साथ आकर समझौते को स्वीकार किया है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार हुआ समझौता पहले की तरह विफल नहीं होगा। निर्भया के दोषियों की फांसी की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, दोषियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। निर्भया के दोषी फांसी टालने के लिए बार बार अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। निर्भया के गुनहगारों में से एक मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति की ओर से खारिज की गई दया याचिका को चुनौती दी है और याचिका पर तुरंत सुनवाई की अपील की। मुकेश की अर्जी पर मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि निर्भया के परिवार को उम्मीद है कि दोषियों को 1 फरवरी को फांसी जरूर दी जाएगी। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गायक अदनान सामी को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने का विरोध किया है। एमएनएस ने अदनान सामी को पाकिस्तानी घुसपैठिया करार दिया। राज ठाकरे के एमएनएस ने अदनान सामी को साल 2016 में भारत की नागरिकता दिए जाने का भी विरोध किया था। अदनान सामी भारत में 2001 से रह रहे हैं। एमएनएस ने आरोप लगाया था कि अदनान सामी ने भारत में कमाई कर दुबई के रास्ते पैसे पाकिस्तान भेजे थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अदनान सामी को पद्मश्री दिए जाने का विरोध जारी रखते हुए कहा कि अगर सामी से पद्मश्री वापस नहीं लिया गया तो एमएनएस अदनान का एक भी शो महाराष्ट्र में नहीं होने देगी। एटीएम को काटने वाली गैस कटर और रुपए डालने वाली एटीएम के ट्रे भी बरामद की। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में फैसला आज। 19 दोषियों को सजा सुनाएगी साकेत कोर्ट। बिहार के बहुचर्चित शेल्टर होम केस के दोषियों पर फैसले का वक्त आ गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट इस केस के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषियों के गुनाहों का इंसाफ करेगी। मुजफ्फरपुर के इस बेहद जघन्य कांड का मुख्य आरोपी पूर्व विधायक ब्रजेश ठाकुर है। ब्रजेश शेल्टर होम का मालिक है। उसकी सरपरस्ती में शेल्टर होम की बालिकाओं के साथ वहशियाना सलूक किया गया। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा उसके शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी दोषी साबित हुए हैं। साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी जेएलएफ का विरोध करने वाले राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह खुद ही बतौर स्पीकर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे। विश्वेंद्र सिंह वही मंत्री हैं जिन्होंने ट्विटर पर जेएलएफ का विरोध किया था और 30 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप राशि को वापस लेने की बात कही थी। लेकिन विवादों में आने के बाद अब पर्यटन मंत्री खुद जेएलएफ में नई टूरिज्म पॉलिसी पर चर्चा करते नजर आए। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आमेर पर लिखी गई किताब सीक्रेट ऑफ आमेर को भी लॉन्च किया। साथ ही मंत्री जी ने टूरिज्म पर चर्चा करते हुए पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। राजस्थान के टूरिज्म को प्रमोट करने और इसकी मार्केटिंग करने की भी बात कही गई। महाराजा फिर बिकने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी कर ली है।
सरकार पहले भी इसका विनिवेश करने की कोशिश कर चुकी है। हालांकि पहले इसकी 73% हिस्सेदारी बेचने की बात की गई थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि एयर इंडिया की स्थिति सुधारने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन सरकार अपने सीमित संसाधनों के बल पर इसकी हालत नहीं सुधार सकती। इसका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज के फंदे में फंस चुकी है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पाकिस्तान से लगातार आ रहे टिड्डी दल की वजह से पहले ही किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा था। अब अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने सीमावर्ती जिले के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जिले के विजयनगर और रायसिंह नगर तहसील के कई गांवों में भारी ओलावृष्टि से सरसों की पकी हुई फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वहीं गेहूं और चना की फसलों को भी भारी नुकसान होने की खबर है। सोमवार शाम मौसम में अचानक हुए बदलाव की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला कारागार उरई में 10 दिवसीय शीतकालीन जेल ओलंपियाड का शुभारंभ सोमवार को डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर ने फीता काटकर किया। इस 10 दिन के शीतकालीन जेल ओलंपियाड में पहले दिन कैदियों ने वॉलीबॉल, रस्साकशी और कबड्डी में अपना दमखम दिखाया। इस 10 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, लूडो, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। खेलों के 10 दिन खत्म होने पर विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस ओलंपियाड का मुख्य मकसद जेल में सजा काट रहे कैदियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए आत्मविश्वास जगाना है। सी के खिलाफ यूरोपियन संघ के प्रस्ताव का जमकर विरोध हो रहा है। सरकार साफ कर चुकी है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इसे लेकर किसी के भी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट डेविड मारिया सासोली को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया है। लोकसभा स्पीकर ने अपनी चिट्ठी में लिखा, आपकी संसद अगर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करती है तो ये गलत नजीर होगी। किसी विधायिका के लिए किसी दूसरी विधायिका को लेकर फैसला सुनाना गलत है और इस परंपरा का निजी स्वार्थ के लिए लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे में अंतर संसदीय संघ का सदस्य होने के तौर पर हमें अपने साथी विधायिकाओं की संप्रभु प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने ईयू अध्यक्ष को साफ किया कि सीए किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भर पाना ताउम्र नामुमकिन होता है। ऐसी ही खबर सामने आई है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से, जहां पर टेलीकॉम इंजीनियर मनोज वाधवा की जिंदगी के साथ ये बात पूरी तरह से सटीक बैठती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मनोज वाधवा अपने कुछ साथियों की मदद से सड़क के गड्ढों को भरते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी दुख भरी कहानी है। दरअसल 6 साल पहले मनोज वाधवा के 3 साल के बेटे की नेशनल हाईवे 2 पर सड़क के गड्ढे की वजह से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद मनोज की सड़क के गड्ढों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। यही वजह है कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एम्स जोधपुर के डॉक्टरों की कड़ी मेहनत रंग लाई और महज 6 दिन पहले जन्म लेने वाले इन मासूमों को नई जिंदगी मिल गई। एम्स जोधपुर में 4 दिनों पहले इन बच्चों को इलाज के लिए लाया गया था। दोनों बच्चे आपस में सीने से जुड़े थे। इसमें से एक बच्चे की हालत नाजुक थी। दोनों बच्चों का वजन भी महज 1.5 किलो था। बच्चों की हालत देखकर डॉक्टरों ने फौरन ऑपरेशन करने का फैसला किया। इसके लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई। इसके बाद 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों बच्चों को अलग करने में कामयाबी मिली। एम्स जोधपुर में इस नाजुक ऑपरेशन के लिए डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ मिलाकर कुल 40 लोगों की टीम बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि इन दोनों बच्चों का परिवार बेहद गरीब है। ऐसे में अस्पताल ही इलाज का पूरा खर्च उठा रहा है।